वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ बाय जवाहरलाल नेहरू जी। अगर इनकी बायोग्राफी की वीडियो शूट हो चुकी होगी और एडिट हो चुकी होगी तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, शुरू करने से पहले मतलब पढ़ाना शुरू करने से पहले आप लोग के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो वो मैं आप लोग को पहले बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, सेमेस्टर 1 में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ओके, सेमेस्टर 1 के जितने भी प्रोज हैं वो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। सेमेस्टर 2 की वीडियोस अपलोड नहीं करी जाएंगी, उसके लिए लाइव क्लास चलेगी। ओके, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वहां पे क्लिक करके सर को मैसेज करके सर से ऐड हो जाइए। जब भी नोटिफिकेशन आएगी आपको पता लग जाएगी। प्लस साथ ही साथ सर अपने स्टेटस पे भी काफी कुछ लगाते रहते हैं नॉलेजेबल, सो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और आपकी नॉलेज जो है वो और ज्यादा इनहेंस होती रहेगी। जो सेकेंड इन्फॉर्मेशन है दैट इज प्लेलिस्ट बना दी गई है। क्लियर? जब आप चैनल खोलोगे, चैनल ओपन करोगे तो वहां पे साइड में ऊपर ऑप्शंस दिए रहते हैं ना, वीडियोस, प्लेलिस्ट, ऐसे करके जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है आप वहां जाकर के देख सकते हैं। वहां पे वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे बायोग्राफीज हैं तो बायोग्राफीज की सारी वीडियो एक फोल्डर में होगी। क्लियर? और अगर एडिटिंग डिपार्टमेंट ने एडिट कर दिया होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगी। क्लियर? इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे पता है क्या होगा, आप लोग को जो वीडियो सर्च करनी पड़ती है बहुत ज्यादा, वो नहीं करनी पड़ेगी स्क्रॉल करके। आप डायरेक्ट चैनल जाओ, चैनल खोलो, प्लेलिस्ट वाले टैग पे जाओ या प्लेलिस्ट वाले टाइटल पे जाओ और देख करके फोल्डर का नेम देख करके आप अपना वीडियो सर्च करके खोल करके पढ़ सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बचेगा आपका। क्लियर? सो ये दो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए मेरे पास। चलिए अब टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ बाय जवाहरलाल नेहरू जी। It was addressed at the second Inter-University Youth Festival, New Delhi on October 23rd, 1955. Basically, this is not a short story, this is not an essay, but it is a speech. ये स्पीच है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने न्यू दिल्ली में इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल चल रहा था, जो कि अक्टूबर 23rd, 1955 में हुआ था, उसमें उन्होंने दिया था, ये स्पीच दी थी। क्लियर? Okay, you know that I once wrote a book called The Discovery of India. You know, yani he was addressing to the audience, to the students basically who are in front of him. तो you know यहाँ पे उन्हीं के लिए आया है। You know that I once wrote a book called The Discovery of India. आप लोग को पता है मैंने एक बुक लिखी थी एक बार जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो 1944 में लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब वो प्रिजन में बंद थे। ठीक है, जब वो फोर्ट के प्रिजन में बंद थे। उसके कुछ पेजेस हैं, दो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं स्टार्टिंग के, तीसरा जो है वो प्रीफेस का पेज है मेन बुक का, जो ओरिजिनल बुक है। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, देखिए फोटोज आपको लाइन बाय लाइन तीनों की यहाँ पे दिख जाएगी। क्लियर? उसे पढ़ लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, उसे पढ़ लीजिएगा। सो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्हीं की बुक है, पेजेस आपको दिख रहे होंगे, ये सेकेंड पेज है एंड देन दिस इज अ प्रीफेस, ये पूरा प्रीफेस है उस बुक का, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का। क्लियर? आई वॉज एंगेज्ड इन दैट क्वेस्ट लॉन्ग बिफोर आई रोट दैट बुक। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि वो जो क्वेस्ट था ना, यानी क्वेस्ट मतलब क्या होता है, जो आपके थॉट प्रोसेस दिमाग में चल रहे होते हैं। ठीक है, जो एक के बाद एक थॉट आ रहे होते हैं उन्हें हम जनरली क्वेस्ट बोलते हैं। इसके सेंस में अगर हम इसकी स्पीच की बात करें तो वो उसी को रिफर कर रहे हैं, कि वो कह रहे हैं कि जब मैंने वो बुक लिखी उसके पहले से ही वो सारी चीजें मेरे दिमाग में दौड़ रही थी, अपनी एक अलग होड़ थी उनकी। ठीक है, वो मेरे दिमाग में वो सारी चीजें चल रही थी। इट वॉज नॉट मेयर क्यूरियोसिटी दैट लेड मी टू दैट क्वेस्ट। ठीक है, सिर्फ बुक लिखना है, सिर्फ इसी चीज की क्यूरियोसिटी नहीं थी मेरे अंदर की मुझे बुक लिखना है, तभी मैंने वो सारी चीजें सोचना शुरू करी। ठीक है, जनरली क्या होता है, जनरली हमारे दिमाग में पहले ये आता है ना कि हमें बुक लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि हमें बुक लिखनी है, देन वी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट कि हाँ क्या क्या होगा, बट उनके साथ ऐसा नहीं था। उनके दिमाग में ये बहुत पहले से ही चल रहा था। ठीक है, ये जो क्वेस्ट है ये बहुत पहले से ही चल रहा था। उनको बुक लिखना है ये उसका रीजन नहीं था,
ठीक है, उनके दिमाग में थॉट पहले आया, बुक लिखने का है, बुक लिखना एक एक्शन है, तो ये एक्शन उनके दिमाग में बाद में आया है, पहले थॉट आया है। क्लियर? यहाँ पे इस लाइन से वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, आई वॉज इंगेज इन मेनी एक्टिविटीज, मैं बहुत सारी एक्टिविटीज में इंगेज था। एक्टिविटीज यानी एक्टिविटीज बेसिकली हेयर रिफर्स टू ऑल द रियॉट्स, ऑल द मूवमेंट्स दैट लेड टू आवर इंडिपेंडेंस बेसिकली, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। एंड आई वॉन्टेड अ प्रॉपर रिकंसिलिएशन बिटवीन माई एक्टिविटी एंड माई थॉट, और मैं बहुत सारी एक्टिविटीज में एंगेज रहता था और मैं ये चाहता था कि मेरी जो एक्टिविटीज हैं और मेरे जो थॉट हैं, मतलब जो थॉट, जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं, उनमें एक प्रॉपर रिकंसिलिएशन हो। रिकंसिलिएशन, अ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यानी उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन होगा तो ही हमारे अंदर का जो इनर कन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो पाएगा। अगर हमारे एक्टिविटी और हमारे थॉट प्रोसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हमारा जो इनर कन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, वो और ज्यादा बढ़ता ही चला जाएगा। और ये कैसे होता है, ये कोऑर्डिनेशन कैसे आता है? ये कोऑर्डिनेशन आता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस से। ना व्हाट इज रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखते हैं, शायद लिखा हो। ओके, आगे वो कहते हैं थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन, एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली। बहुत अच्छी लाइन थी, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए या मतलब हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। क्या कह रहे हैं? थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन, एक्शन विदाउट थॉट इज फॉली। पहले वो थॉट के लिए बोलते हैं कि कोई भी थॉट बिना एक्शन के एबॉर्शन की तरह है और कोई भी एक्शन बिना थॉट के फॉली है। Now let us understand the two terms used here. First one is abortion and the second one is folly. Okay, so first we will go ahead with folly. Folly का बहुत सिंपल सा मीनिंग होता है। folly का मतलब होता है मूर्खता, ठीक है, यानी इनसेंसिबल वर्क जिसको करने के बाद रिजल्ट जो है वो नेगेटिव ही आना है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकता। ओके, दैट इज व्हाट वी कॉल एज folly. Now let us understand the word abortion. Abortion एक बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी होता है वो बाहर नहीं आता है, मतलब बाहर नहीं लाते हैं उसको एबॉर्ट कर देते हैं, यानी पूरा फुली डेवलप नहीं होने देते हैं। ओके, सो वो जो प्रोसेस होता है वो एबॉर्शन का होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम एबॉर्शन कहते हैं बेसिकली। नाउ अगर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो एबॉर्शन क्या होता है? एक इनकम्प्लीट प्रोसेस होता है। कंप्लीट प्रोसेस क्या है कि आप प्रेग्नेंट हो, वुमेन प्रेग्नेंट हो, ठीक है, 9 मंथ तक वो बेबी को कंसीव करे अपने वोम्ब में एंड देन 9 मंथ्स के बाद उसकी डिलीवरी हो, ठीक है, या कभी कभी क्या होता है प्री मैच्योर डिलीवरी भी होती है, बट उसमें क्या होता है जो बेबी होता है वो पूरा डेवलप हो चुका होता है। बट एबॉर्शन में ऐसा नहीं होता है। एबॉर्शन के वक्त बेबी पूरा डेवलप नहीं किया गया होता है, मतलब सॉरी नहीं हुआ होता है एंड देन उसे एबॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो एबॉर्शन क्या है? अगर हम सिंबॉलिक मीनिंग देखें तो एबॉर्शन इज एन इनकम्प्लीट प्रोसेस, राइट। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि एबॉर्शन जो है वो क्या है? इनकम्प्लीट प्रोसेस है। सो यहाँ पे एबॉर्शन लिखने का मतलब यही है कि थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन, यानी कि थॉट बिना किसी एक्शन के एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है। नाउ यहाँ पे 2-3 चीजें गौर करने वाली है। पहली चीज जो है वो ये कि ये फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखा गया है, आई का यूज हो रहा है, राइट। अभी तक हम लोगों ने यही देखा ना, आई का यूज हो रहा है। सेकेंड चीज जो गौर करने वाली है वो ये कि जनरली हम क्या करते हैं, हम अपना फ्रेज देते हैं देन हम उसको समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं किया है। यहाँ पे उन्होंने पहले एग्जाम्पल दिया है और बाद में इस चीज को पहले प्रूफ किया है देन उस चीज को बोला है, डिस्क्राइब किया है, ठीक है। वरना कॉमन सी बात है ना, अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में उन्होंने क्यों बताया ये कि पहले उनको थॉट आया उसके बाद उन्होंने बुक लिखा है, ना कि बुक लिखना है ये सोच करके फिर थॉट प्रोसेस आया हो। यही तो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है ना आप लोगों को। सो ये यहाँ पे
यही इसीलिए बोल रहे थे, बिकॉज ये समझाना चाह रहे थे कि थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन, यानी कि अगर उनको पहले ये होता कि वो बुक लिखना है उनको, फिर उनको ये थॉट प्रोसेस आता, तो दैट इज एन अननेचुरल प्रोसेस, दैट इज इनकम्प्लीट, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ओके, वो एक अप्रोप्रिएट प्रोसेस नहीं है। बट इनके साथ क्या हुआ था कि पहले से ही इनके दिमाग में वो थॉट प्रोसेस की क्वेस्ट चल रही थी, दौड़ चल रही थी, थॉट प्रोसेस आ रहे थे, और फिर उन्होंने इसको एक्शन में कन्वर्ट किया और उन्होंने बुक लिखी, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज एक्सप्लेन हियर कि थॉट क्या है, थॉट जो है वो रूट है एक्शन का, दैट इज रूट फॉर एन एक्शन। और कोई भी ट्री बिना रूट के डेवलप नहीं हो सकता, मतलब हो ही नहीं सकता है, वो अप्रोप्रिएट है ही नहीं ना, दैट इज नॉट नेचुरल। सो यहाँ पे यही वो बताना चाह रहे हैं कि जो थॉट है वो एक्शन के लिए रूट है, एज अ रूट वर्क करती है। सो थॉट विदाउट एक्शन इज एबॉर्शन, थॉट बिना किसी एक्शन के इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना हमारे दिमाग में कंप्लीट थॉट आया है, नो, that will complete when you will implement it in your practical life, in your actions. Okay, आगे वो कह रहे हैं action without thought is folly, यानी बिना सोचे समझे कोई काम कर देना वो मूर्खता है, उसका रिजल्ट खराब ही होता है, अच्छा नहीं होता, नेगेटिव ही होता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, एंड यही लाइन वो आगे और एक्सप्लेन करेंगे अभी। Of course, we sometime act on some impulse or irrepressible urge. हाँ, ऐसा होता है जनरली कि मतलब कभी कभी, कि नॉट जनरली, कभी कभी कि हम हमारे अंदर एक इररिप्रेसिबल अर्ज आती है जिसपे हम रिएक्ट कर देते हैं या हम इम्पल्स दे देते हैं। कभी कभी होता है ना, बहुत जोर से जब गुस्सा आती है, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आप रिएक्ट कर देते हो। सो वही वो कह रहे हैं कि बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, सो हाँ ऐसा होता है। तो इम्पल्स मतलब क्या होता है, अ सडन डिजायर टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ अ रिजल्ट, इम्पल्स का वही मतलब होता है, ठीक है। सो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि कभी कभी हम ऐसे सडन एक्शंस कर देते हैं। इफ सडनली you throw a brick at me and my hand goes up to protect myself, it is an automatic instinctive action and not a result of deliberate thought. deliberate का मतलब होता है सोचा समझा हुआ, ठीक है, यानी सोच विचार करके, that is deliberate। देखिए मैं फिर से पढ़ती हूँ। if suddenly you throw a brick at me and my hand goes up to protect myself, it is an automatic instinctive action and not a result of deliberate thought। अब जो उन्होंने बोला इम्पल्स और इररिप्रेसिबल अर्ज वाली लाइन, इसको वो आगे एज एन एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप लोग में से कोई एक मेरे ऊपर पत्थर फेंकेगा तो मेरा हाथ ऑटोमेटिकली मेरे मुंह के सामने आएगा खुद को बचाने के लिए, ठीक। फिर उस टाइम पे मैं सोचूंगा नहीं कि मुझे हाथ ऊपर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, वो अपने आप होगा। क्यों? बिकॉज ये ऑटोमेटिक और इंस्टिंक्टिव एक्शन है, इसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। अगेन इट इज ऑल्सो मेंशन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने 9th 10th स्टैंडर्ड में 7th 8th में पढ़ा है ना, रिप्रेसिबल एंड इररिप्रेसिबल एक्शंस। सो ये इररिप्रेसिबल एक्शन है, इसको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, ये होना ही होना है, इंस्टिंक्टिव एक्शन है ये। सो व्हाट डज इट शो? इट शोज कि समटाइम्स वी कैन डू इट, समटाइम्स ये होता है, ये इंस्टिंक्टिव एक्शन है, ये होता है। Our living is conditioned by a series of automatic actions from morning till night। अब अगर हम अपनी जिंदगी की बात करें, अगर हम अपनी लिविंग की बात करें, तो हमारी जो दिनचर्या है, ठीक है, सुबह से ले करके रात तक की जो पूरी रूटीन है, वो क्या होती है, एक तरीके से वो सीरीज ऑफ ऑटोमेटिक एक्शंस होती हैं। यानी कि उस दौरान हम बहुत सारे एक्शंस ऐसे करते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, जो हम सोच समझ के नहीं करते हैं। जैसे मच्छर ने काटा तो तुम सोचोगे क्या बैठ करके कि हम इसको खुजलाएं कि ना खुजलाएं, जाहिर सी बात है कि हम खुजलाते हैं। सो वो ही सारी छोटी छोटी चीजें मेंशन है।
Anything we do outside that common range of actions, however, has to be preceded by some measure of thinking. वो सारी ही चीजें जो हम इस कॉमन रेंज ऑफ एक्शन के ऊपर करते हैं, ठीक है, यानी जो एक जनरल एक्शंस हैं, जो एक इररिप्रेसिबल एक्शंस हैं, उनके अलावा हम जितने भी एक्शंस करते हैं वो हमें बिना सोचे विचारे नहीं करने चाहिए. उन एक्शंस क्या लिखा है, however has to be preceded by some measure of thinking, यानी कि उनको करने से पहले, उनको शुरू करने से पहले हमें कुछ ना कुछ सोच लेना चाहिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में, यानी कि सोच लेना चाहिए. ये मेजर ऑफ थिंकिंग से, बाय सम मेजर ऑफ थिंकिंग, यानी कि एटलीस्ट थोड़ा तो सोचना ही चाहिए, उसके बाद वो एक्शन करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक्सेप्शन दिखाया है. यहाँ पे इररिप्रेसिबल एक्शंस जो हैं उनको उन्होंने एक्सेप्शन में रख करके फिर बात करी है कि उसके अलावा जितने भी एक्शंस होते हैं. रीजन बीइंग either of them will not serve any purpose. ठीक है, मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब ये हुआ either of them, यानी कि अगर हम बिना थिंकिंग किए एक्शन करेंगे तो भी वो कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा, रिजल्ट नेगेटिव ही होना है. और अगर हम सिर्फ थिंकिंग करेंगे और एक्शन नहीं करेंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है. क्लियर? The more action and thought are allied and integrated, allied यानी work together, integrated, connected basically. ठीक है, the more action and thoughts are allied and integrated, the more effective they become and the happier you grow. The more effective they become and the happier you grow. क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितने ज्यादा आपके एक्शन और थॉट एक साथ काम करेंगे, एक सीक्वेंस में काम करेंगे और एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, उतने ज्यादा इफेक्टिव आप नॉट इफेक्टिव बट इफेक्टिव और इफेक्टिव में फर्क होता है. उतने ही ज्यादा आप इफेक्टिव बनेंगे और उतने ही ज्यादा खुश तरीके से आप ग्रो करेंगे, आप खुश होंगे अंदर से, एंड यू विल ग्रो. ओके, यू विल ग्रो एज अ बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सनैलिटी. आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी आपकी. There will then be no inner conflict between a wish to do something and inability to act, or between thinking one way and acting in other. फिर वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा होगा तो आपकी पर्सनैलिटी तो चार्मिंग होगी ही होगी, साथ में आपके अंदर कोई इनर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आपके अंदर कोई इनर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा. और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस किस इनर कन्फ्लिक्ट की वो बात कर रहे हैं. नो इनर कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ विश टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए जो हमारी विश होती है, तो हमें कभी कभी लगता है ना कि अरे यार करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, तो वो चीज नहीं आएगी. आप उस पर एकदम क्लियर रहोगे कि आपको करना है या नहीं करना है, बिकॉज आप पहले उसके बारे में सोच चुके होगे. ठीक, दूसरा क्या बोल रहे हैं वो, एंड इनएबिलिटी टू एक्ट और बिटवीन थिंकिंग वन वे एंड एक्टिंग इन अदर वे. कभी कभी होता है ना कि हमें समझ नहीं आता है कि हम एक्ट कैसे करें, तो वो चीज नहीं होगी. या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो वो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही आता है, तो ये चीज भी नहीं होगी. द हैप्पीएस्ट मैन इज ही whose thinking and action are coordinated. जो दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल इंसान होता है ना, या जो हम देखते हैं दुनिया में जो हमें लोग मिलते हैं, हम लोग सोचते हैं ना यार ये हमेशा खुश कैसे रह लेता है. सो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि वो इंसान जो खुश रहता है, जो बहुत ज्यादा खुश रहता है, उसके जो उसकी जो थिंकिंग और उसके जो एक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. Happiness, after all, is an inner state of mind. It is little dependent on outside environment. Okay, underline this line or mark it an important, you can say highlight it. क्या बोल रहा है, happiness after all is an inner state of mind.
It is little dependent on outside environment. See, now understand it. ये देखने में तो बहुत सिंपल सी लाइन लग रही है, बट समझने वाला है इसमें क्या समझने वाला है कि हमारी जो हैप्पीनेस होती है ना, वो बाहर के इन्वायरमेंट में डिपेंड नहीं करती है, जबकि हैप्पीनेस जो है वो इनर स्टेट ऑफ माइंड है, यानी हमारी इनर रूट है, हमारी इनर सोल है जो खुश होती है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कौन मीम, अक्सर आप लोगों ने मीम देखा होगा, एक मीम आता है कि कौन कहता है कि पैसे मिलने से खुशी नहीं होती है, एक बार 10 का नोट ऐसे ही जेब में पड़ा हुआ मिले तो सब खुश होते हैं। यस, हम होते हैं, बट क्यों होते हैं? रीजन बीइंग, इसलिए नहीं कि हमें पैसा मिला है ना, हम इसलिए खुश नहीं होते हैं, बिकॉज दैट इज आवर इनर स्टेट। वो उस टाइम की हमारी इनर स्टेट होती है, उस टाइम हम वैसे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझाऊंगी। टेक इट टू सिचुएशंस। एक सिचुएशन जिसमें इंसान को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत हो और उसको 100 रुपए मिल जाए, वो कितना खुश होगा, राइट? टेक अनदर कंडीशन कि किसी के घर में बहुत क्लोज वन की डेथ हुई हो और उसको 100 रुपए मिल जाए, क्या वो खुश होगा? सो ये फ्रेज तो रॉन्ग हो गया ना कि किसने कहा कि खुशी नहीं मिलती है, पैसे मिले तो सारी खुशी मिलती है। नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों? बिकॉज हमारा जो माइंड होता है वो प्रोसेस पे काम करता है, दैट वर्क ऑन अ प्रोसेस। माइंड इज ऑल अबाउट प्रोसेस। ठीक है, एंड वो जो प्रोसेस है, जो लिंक है उसका, इमोशन का, वर्क का, थिंकिंग का, एक्शन का, वो ऐसे ही नहीं बन जाता है, वो सिचुएशन को देख करके बनता है, राइट? सो हमारा, दैट इज व्हाई इट इज सेड कि हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड अपॉन वेल्थ। हैप्पीनेस इज अ इनर स्टेट ऑफ आवर माइंड। कुछ लोग के पास कुछ भी नहीं होता है, वो तब भी खुश होते हैं। क्यों होते हैं वो खुश? उनको नहीं होना चाहिए ना खुश, उनके पास तो कुछ नहीं है, बट नो, दे आर एक्सेप्टेड दैट सिचुएशन, राइट? दैट इज वाई वो खुश है अंदर से। सो हैप्पीनेस इज अ इनर स्टेट ऑफ माइंड। अभी क्लियर हुआ? ये आउटसाइड के इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, आउटसाइड के इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है ये उस पर डिपेंड नहीं करती है, ये हमारी खुद की सोल की एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करती है, इजी लैंग्वेज में। क्लियर हुआ? हैप्पीनेस हैज वेरी लिटिल टू डू, फॉर इंस्टेंस, विथ वेदर यू आर रिच और नॉट रिच। वही चीज जो मैंने बताई कि जो खुशी है, जो खुश होना है, वो इससे मैटर नहीं करता कि आप रिच हैं या आप रिच नहीं है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट रिलाई ऑन दिस। Some of the most miserable process I have come across in my life are the rich people. अच्छा, अब वो कह रहे हैं नेहरू सर, वो क्या कह रहे हैं? नेहरू सर कह रहे हैं कि some of the most miserable दुखी, ठीक है, harsh कह लो, दुखी, miserable persons, not process, persons I have come across in my life are the rich people. अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत से लोगों में, अपनी जिंदगी में बहुत से ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो लोग रिच तो हैं लेकिन खुश नहीं है, जो लोग रिच तो हैं लेकिन खुश नहीं है। सो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वेल्थ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर हैप्पीनेस? नो, इट इज नॉट। It is true that poverty makes one miserable in a very acute way. Acute यानी serious, ठीक है? हाँ, ये सच है कि गरीबी जो है वो हमें रुला मारती है, सच है ये। But my point is, लेकिन उनका पॉइंट क्या है? वो ये कह रहे हैं कि मेरा पॉइंट है is that it is not wealth but coordination of one's thought and action which removes inner conflict. लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि पैसा नहीं है, हमारा इनर थॉट और एक्शन का कोऑर्डिनेशन है जो हमारे इनर कन्फ्लिक्ट को हटाता है। It is in that way that integration of personality is achieved. और यही वो तरीका है
जिससे हमें अपनी एक पर्सनैलिटी मिलती है एज अ होल। हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा तुम्हें वो पर्सन कैसा लग रहा है, सो हम क्या करते हैं उसकी हर एक क्वालिटीज को एक साथ रख के फिर देखते हैं कि वो पर्सन कैसा है। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन का वही मतलब है, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी का वही मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी एज अ होल फिर कैसे बाहर आती है, ये आपके थॉट और आपके एक्शन पे ही डिपेंड करता है, उनके कोऑर्डिनेशन पर ही डिपेंड करता है। वी वर engaged, as you know, in a very great movement in India. वी वर engaged, यहाँ पे जो वी वर है वो सिर्फ उन्होंने अपने लिए यूज नहीं किया है, उनके साथ जितने भी लोग उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। नाउ एवरी ग्रेट मूवमेंट से यहाँ पे क्या मतलब है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, नाउ अब इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट क्या है, दिस इज अ सीरीज ऑफ मूवमेंट, इसके अंदर बहुत सारे मूवमेंट आते हैं जो लोगों ने किए हैं हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए 1857 से लेके 1947 तक के जितने भी मूवमेंट हैं सब इसके अंदर आते हैं। तो ये वही बात कर रहे हैं कि जो हम लोग इस मूवमेंट में एंगेज थे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे वो जो इस मूवमेंट में एंगेज थे उसी की बात कर रहे हैं वो। वी वर एंगेज्ड, एज यू नो, जैसा कि आप लोग को पता है, इन अ वेरी ग्रेट मूवमेंट इन इंडिया because that movement was intimately concerned with the freedom of India. I was led to wonder what exactly is India. हम क्यों इंगेज थे, क्योंकि उस मूवमेंट से वो अल्टीमेटली उसका कंसर्न क्या था, उसका कंसर्न ये था कि हमारी इंडिया को फ्रीडम मिले। आई वॉज लेड टू वंडर वॉट एग्जैक्टली इज इंडिया। मैं सोचता था इस बारे में कि एग्जैक्टली इंडिया है क्या, इंडिविजुअली वो क्या स्टैंड करता है, इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, क्या है वो, क्योंकि अभी तक तो ब्रिटिश के रूल में था ना, अभी तक इंडिया एक्चुअल में क्या है वो बाहर नहीं आ पा रहा था। सो वो यही चीज सोच रहे थे कि क्या है हमारा इंडिया एग्जैक्टली। आई न्यू ऑफ कोर्स द जियोग्राफी ऑफ इंडिया, हाँ मुझे पता है जियोग्राफी यानी कि जो लैंड एरिया था वो सब के बारे में ऑफ कोर्स मुझे पता था। आई न्यू मेनी अदर ऑड फैक्ट्स अबाउट इंडिया टू, मुझे बहुत सारे अनोखे अनोखे फैक्ट्स भी पता थे इंडिया के बारे में। I was not prepared to accept it on faith that because I was born in India, therefore India was the greatest country in the world. लेकिन मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने से मेरा जो कॉन्शियस माइंड था, फेट यानी जो कॉन्शियस माइंड था उनका, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि क्योंकि वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं इसलिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत महान कंट्री है, ठीक है, या इंडिया ही बहुत महान कंट्री है, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। दैट इज द काइंड ऑफ फोली इन विच द पीपल ऑफ एवरी कंट्री इंडल्ज। अब वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी मूर्खता है जिसमें हर कंट्री के लोग विश्वास करते हैं, ठीक है, या इंडल्ज होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना कि मैं इस कंट्री में बॉर्न हुआ हूँ, ये कंट्री इतनी महान है, सो वो वाली चीज जो है वो ये कह रहे हैं कि मोस्टली हर कंट्री के लोगों में पाई जाती है। ये जो मूर्खता है ये हर कंट्री के लोग करते हैं। देयर आर क्वाइट इनफ पीपल इन इंडिया हु थिंक दैट इंडिया इज ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट कंट्री। हाँ, कुछ लोग इंडिया में ऐसे हैं, कुछ क्या, क्वाइट एक चीज, क्वाइट पीपल, मतलब अगर क्वाइट पीपल लिखा होता तो हम एक बार ये कंसीडर कर सकते थे कि उन्होंने स्मॉल अमाउंट की बात कर रही है, की हुई है, बट देयर आर क्वाइट के आगे क्या लिखा है, इनफ लिखा है। व्हाट डज इट मीन्स, इसका मतलब हुआ वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में भी इतने काम भर के लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो सबसे महान कंट्री है दुनिया में, सबसे बड़ी कंट्री है दुनिया में, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं, ये मूर्खता है उनकी सोच की, ऐसा नेहरू जी कह रहे हैं। In the days when we were politically subject and could not take much pride in our political condition, अब वो उस दिन की बात बताते हैं कि उस वक्त जब हम पॉलिटिकली सब्जेक्ट थे, यानी कि जब वो पॉलिटिकली सब्जेक्ट का मतलब एक तरीके से है कि पॉलिटिकली बाउंडेड थे, वो पॉलिटिकली एक्शंस नहीं ले सकते थे अपनी कंट्री के एक प्राइड के लिए, उस टाइम की वो बात करते हैं। वी
prided ourselves on our spiritual greatness. हमने खुद को प्राइडेड किया, ठीक है, हमने खुद को स्पिरिचुअल ग्रेटनेस से भरा. यानी अगर आपने पढ़ा हो पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, वहां पे जो कलाम सर है उन्होंने यही बात कही है कि हमारे अंदर होना चाहिए पैट्रियोटिज्म. ये पैट्रियोटिज्म होना एक रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, या कह लो स्पिरिचुअल एक्शन है. वो कहने से नहीं आएगा, वो फ्रॉम योर सोल निकलनी चाहिए वो चीज. और ये जो है, ये जो पैट्रियोटिज्म है, ये जो एक स्पिरिचुअल फीलिंग है, ये फीलिंग डिवाइडेशन पॉलिटिक्स, डिवाइडेशन एंड रूल वाले उसमें बिलीव नहीं करती है. ये यूनाइट करने में बिलीव करती है, ये डिस्क्रिमिनेशन में बिलीव नहीं करती है. यहाँ ये उन्होंने पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन में ये बात बोली है, इसी को एक्सप्लेन किया है थ्रू आउट द राइट अप. सो यहाँ पे भी यही चीज वो कह रहे हैं कि जब हम पॉलिटिकली अपने नेशन के प्राइड के लिए वर्क नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम पे हमने खुद के लिए स्पिरिचुअल मैनर में वर्क किया ताकि हम स्पिरिचुअल ग्रेटनेस तक पहुंच सके, उसको अकम्प्लिश कर सकें. Having nothing else to get hold of, we took refuge in spirituality. हाँ, उनके पास स्पिरिचुअलिटी में रहने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था, बिकॉज कंसीडर नहीं किया जा रहा था ना. अगर कंसीडर किया जाता होता तो फिर रियोट्स क्यों होते इतने सारे, प्रोटेस्ट क्यों होते इतने सारे, मूवमेंट्स क्यों होते, राइट. सो यहाँ पे वो यही चीज कह रहे हैं कि उनके पास स्पिरिचुअली वर्क करने के अलावा, स्पिरिचुअली अपने ऊपर काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था उन लोगों के पास. इफ यू गो टू अदर कंट्रीज, अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, आई शैल नॉट नेम देम एज आई डू नॉट विश टू कॉज ऑफेंस. मैं उन कंट्रीज का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं वहां के लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहता. Now what is offend? Offend is very common term. आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं. You will find the people there that their country is the chosen country, the torch bearer of civilization, the most advanced country, the most revolutionary country, the country with the biggest buildings, the country with something unique, some mission or other. वो ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कि जब आप बाहर की कंट्रीज में जाएंगे ना, तो आप लोगों में, वहां के भी लोगों में आप ये चीज देखेंगे. अब उन्होंने कंट्री का नाम नहीं लिया है पर्टिकुलरली. सो वहां के लोगों में आप ये देखेंगे कि वहां के लोग ये सोचते हैं कि उनकी कंट्री बहुत महान है, रिवॉल्यूशनरी कंट्री है, टॉर्च बेयरर ऑफ सिविलाइजेशन. टॉर्च बेयरर यानी वो जो टॉर्च लेके चले. टॉर्च क्या करती है? रोशनी देती है, राइट. सो टॉर्च बेयरर से यहाँ पे मतलब है एज अ लीडर ऑफ सिविलाइजेशन. क्लियर. सो उनकी कंट्री जो है वो लीडर है सिविलाइजेशन की और बहुत महान है, बहुत मिशंस हैं, विजन है, यानी वो बहुत ज्यादा अपने, वो एक कहावत है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू, वो वाला सीन. इट इज नेचुरल फॉर वन टू लाइक वंस ओन कंट्री एंड वंस ओन पीपल. हाँ, ये नेचुरल है कि हमें खुद की कंट्री से प्यार होता है और हम खुद के कंट्री के लोगों से प्यार करते हैं. It would be unnatural not to do so. हाँ, ये अननेचुरल होगा अगर हम ऐसा ना करें तो. ये स्वाभाविक है करना. मतलब उनका कहने का मतलब है कि ये करने में बुराई नहीं है. It is good to be a little proud of one's own country. हाँ, ये सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपनी कंट्री के लिए थोड़ा सा प्राउड फील करें. Now the word a little. There is a difference between a little, little and the little. The little obviously बात है, the will be a specific, एक specific या important चीज को denote करता है, so उसको हम हटा देते हैं. अब हम a little और little में difference समझते हैं. कहीं भी यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है. जैसे it is good to be little proud of one's own country लिख सकते थे ना. अगर हम बोलें इस सेंटेंस को तो ये करेक्ट साउंड कर रहा है ना. अगर हम बोलें तो देखो, इट इज गुड टू बी लिटिल प्राउड ऑफ वंस ओन कंट्री. बट उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है इट इज गुड टू बी अ लिटिल प्राउड ऑफ वंस ओन कंट्री. सो वी शुड अंडरस्टैंड हेयर द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड अ लिटिल.
बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं थोड़ा सा प्राउड होना चाहिए, अगर हम थोड़ा सा यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? अ लिटिल। अगर हम बहुत थोड़ा सा बोल रहे हैं, हार्डली एनी या इफ एनी, यानी कि बहुत छोटे अमाउंट की, यानी इतू से की अगर हम बात कर रहे हैं, तब हम लिटिल लगाते हैं। सो बोलने में तो ये सही लग रहा है, बट अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो अगर यहाँ पे उन्होंने लिटिल बोला होता तो वो गलत हो जाता, बिकॉज लिटिल विल बी बहुत थोड़ा सा प्राउड फील करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? इट इज गुड टू बी अ लिटिल प्राउड ऑफ वंस ओन कंट्री, यानी ठीक है, थोड़ा बहुत प्राउड हमें करना चाहिए अपनी कंट्री पे। अभी क्लियर हुआ लिटिल और अ लिटिल में डिफरेंस? बट इट इज रॉन्ग टू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट वी आर द हाईएस्ट एंड द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, थोड़ा बहुत प्राउड करना अपनी कंट्री पे सही है, लेकिन ये इमेजिन करना कि हम ही सबसे बड़े हैं और सबसे बेस्ट है दुनिया में, ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। इसीलिए उन्होंने ऊपर एग्जाम्पल दिया है पहले कि लोग जो ऐसे बहुत ज्यादा अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं अपनी कंट्री के लिए इतने ज्यादा लेवल पे, दैट इज रॉन्ग। ये नहीं होना चाहिए। प्राउड तो सबको होता है अपनी कंट्री पे, अपनी कंट्री के लोगों पे, बट थोड़ा बहुत रखना चाहिए, उसको एक्सेसिव अमाउंट में नहीं ले जाना चाहिए। The fact is that every country and every people have admirable points about them. फैक्ट ये है कि हर कंट्री और हर लोग में, हर इंसान में कुछ ना कुछ एडमायरेबल पॉइंट्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट जिनको आप कंसीडर करें, एडमायर करें, प्रेज करें। ऐसे पॉइंट्स हर कंट्री में और हर कंट्री के हर इंसान में होते हैं। They have great achievements to their credits. हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा अचीवमेंट होता है जो उसका खुद का होता है, जो उसकी वजह से उसे मिला होता है। एंड दे हैव ऑल्सो बैड पीरियड्स इन देयर हिस्ट्री, और पास्ट में ऑब्वियस सी बात है कि कुछ उनके बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं, राइट? ये दिस इज कॉमन, दिस इज अ जनरल प्रोसेस, दिस इज अ नेचुरल थिंग। वक्त एक जैसा नहीं रहता किसी का भी। दिस applies not to countries only but to individuals, और ये चीज सिर्फ कंट्री पे ही, कंट्रीज पे ही अप्लाई नहीं होती है, ये उसमें रह रहे हर एक इंडिविजुअल पे भी अप्लाई होती है। Nobody is perfect, कोई भी परफेक्ट नहीं है। He has weakness, वीकनेस भी होती है। यहाँ पे ही क्यों लिखा गया? ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ही क्यों लिखा? रीजन बीइंग बिकॉज ही तो इंडिविजुअल को बोलते हैं ना, ही इज स्टैंडिंग देयर। यहाँ पे उन्होंने अगर वो एज अ होल कंट्री की बात कर रहे हैं या इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो उन्हें दे वर्ड का यूज करना चाहिए ना, बट उन्होंने ही किया। क्यों? समझो इस चीज को, बिकॉज यहाँ पे ही इंडिविजुअल पर्सन को डिनोट कर रहा है। और नेशन किससे बनता है? नेशन हर एक इंडिविजुअल को मिला करके बनता है, ठीक है। When you represent India, you represent India as a whole, right? So यहाँ पे इसीलिए उन्होंने ही का यूज किया है, यहाँ पे इसीलिए उन्होंने इंडिविजुअलिटी को दिखाया है, इंडिविजुअल पर्सन को दिखाया है, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल में वीकनेस होती है और हर एक इंडिविजुअल फेल भी होता है कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे। और हर एक इंडिविजुअल को जब हम एक साइड यूनाइट करते हैं तो एक नेशन बनता है। दैट इज वाई यहाँ पे उन्होंने ही का यूज किया है, इंडिविजुअल प्रोनाउन का यूज किया है। क्लियर? एंड फीलिंग्स, नोबडी इज थोरली बैड आइदर, कोई भी पूरी तरीके से बेकार नहीं होता है, बुरा नहीं होता है। वी आर ऑल मिक्सचर्स ऑफ गुड एंड एविल, हम सब जो है गुड यानी अच्छाई और बुराई के मिक्सचर है, हमारे अंदर दोनों ही क्वालिटीज पाई जाती हैं, तभी वी आर ह्यूमन बीइंग्स। बट वी शुड ट्राई to further the good in ourselves and in other, लेकिन हमें इस बात की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए या हमें ये ट्राई करना चाहिए कि अपने अंदर जो अच्छाई है हम उसे ही आगे लाएं और दूसरों में भी हम अच्छाई ही देखें। Most of you probably did not see गांधी जी at close quarters, close quarters यानी करीबी से। बहुत लोग हैं आप में से जो गांधी जी को क्लोज नहीं मानते हैं, यानी जो गांधी जी को बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं। He had amazing qualities, लेकिन उनके अंदर अमेजिंग क्वालिटीज हैं,
ठीक है, यहाँ पे अब वो कहीं ना कहीं गांधी जी की पर्सनालिटी को लोगों के माइंड में दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग जिस तरीके से देखते हैं वो नजरिया गलत है, उनके अंदर भी अच्छाइयां है। वन ऑफ दीज क्वालिटीज, और इन्हीं जिन क्वालिटीज की मैं बात कर रहा हूं कि गांधी जी के अंदर है, इन्हीं में से एक क्वालिटी है was that, वो ये है, he managed to draw out the good in other person। वो किसी ना किसी तरीके से सामने वाले इंसान में अच्छाई ढूंढ ही लेते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी क्वालिटी है। The other person may have had plenty of evil in him। हाँ, हो सकता है सामने वाले पर्सन में बुराइयां ही कूट कूट के भरी हों, बट लेकिन he somehow spotted ed लगा हुआ है, ठीक है, but he somehow spotted the good and laid emphasis on that good। लेकिन वो क्या करते थे, वो किसी न किसी तरीके से उस इंसान में अच्छाई निकाल ही लेते हैं, और उसको निकालने के बाद वो उसी अच्छाई पे एम्फेसिस करते हैं। The result was that poor man had to try to be good। और उसका रिजल्ट ये होता था कि उस पुअर मैन, यानी उस पर्सन को जिसके अंदर इतनी सारी बैड क्वालिटीज हैं, उसको चाह करके भी अच्छा बनना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दैट 2 बार लिखा हुआ है। द रिजल्ट वॉज दैट, ठीक है, इस चीज का रिजल्ट ये था, ये हुआ कि दैट पर्सन, वो जो पुअर पर्सन था, वो जो इंसान जो सामने खड़ा है, ठीक है, इस सेंस में यहाँ पे 2 बार दैट आया है विदाउट, हाँ, पंक्चुएशन का यूज उन्होंने नहीं किया है यहाँ पे, बट ये डिफरेंस समझना, क्लियर, कि उस इंसान को खुद अच्छा बनना ही पड़ता था। यहाँ पे अगेन वही स्टेटमेंट उनका जस्टिफाई हुआ कि आप कोई भी एक्शन बिना थिंकिंग के नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो इनकम्प्लीट होगा, वो मूर्खता होगी, और अगर आपने सोच के एक्शन नहीं किया तो वो भी बेकार है। ठीक, गांधी जी सोचते थे अच्छा, और फिर वो वही एक्शन में अपने लाते थे, वही एम्फेसाइज करते थे सामने वाले पर्सन पे भी, तो फिर उसको चाह करके अच्छा ही करना पड़ता था। He could not help it, उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचता था। जब आपके अंदर सामने वाला अच्छाई ही ढूंढ रहा हो, समझ रहे हो वो चीज, he would feel a little ashamed, again a little, he would feel a little ashamed when he did something wrong। ठीक है, वो अगर फिर सामने वाला क्या कर होता था कि गांधी जी तो अच्छा ही ढूंढ रहे हैं, फिर अगर सामने वाले ने कुछ गलत कर भी दिया ना, तो उसको बहुत ज्यादा शर्म, उसको थोड़ी बहुत शर्म आती थी, नॉट बहुत ज्यादा, अ लिटिल क्योंकि लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ी शर्म आ जाती थी कि मतलब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये तो मेरे अंदर अच्छा ही ढूंढ रहा है, वैसा वाला सीन था उनका। तो यहाँ पे एक तरीके से वो गांधी जी की जो एक इमेज है लोगों के अंदर बनी हुई है, कुछ लोगों के अंदर, उसको भी सेटल डाउन कर रहे थे। ठीक है, दैट इज वाई उन्होंने उनका नाम मेंशन किया, क्योंकि ऊपर उन्होंने देखो कंट्रीज का नाम मेंशन नहीं किया था, राइट। पीपल हु ऑलवेज सीक एविल इन अदर्स फाइंड इट, वो लोग जो दूसरे में हमेशा बुराई ही ढूंढते हैं, वो बुराई ही देख भी पाते हैं, मतलब वो उसको ढूंढ ही ले जाते हैं। दिस अप्लाइज टू नेशंस एज वेल एज इंडिविजुअल, और ये पूरे नेशन पे भी अप्लाई होता है और एज एन इंडिविजुअल भी अप्लाई होती है ये चीज। गो टू अ फॉरेन कंट्री, आप बाहर की कंट्री में जाइए, यू आर लाइकली टू फाइंड मेनी थिंग्स दैट यू डू नॉट लाइक, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको नहीं पसंद आएंगी। आर यू गोइंग टू स्पेंड, आर यू इज अ क्वेश्चन टैग, तो इसका क्या मतलब है कि वो क्वेश्चन पूछने वाले हैं। क्या पूछते हैं, लेट्स सी, आर यू गोइंग टू स्पेंड योर टाइम finding out the evil in other countries, or rather in finding out the good in them and profiting yourself and others by your contact। अब वो ये चीज पूछ रहे हैं कि जब आप बाहर की कंट्री में घूमने जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं जो आपको नहीं पसंद आती, पर उस टाइम पे आप खुद को प्रॉफिटेबल, यानी कि खुद को
अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाने में और लोगों से अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाने में इंडल्ज करते हैं, या आप उस टाइम पे बैठ करके उस कंट्री की एविल साइड बैठ के गिना करते हैं? नहीं ना, आप वहां पे घूमने जाते हो, मेमोरीज क्रिएट करते हो, खुश होते हो और फिर वापस आते हो कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स बना करके, यही करते हो ना। सो वो इसका एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि that is what you have to do with your nation also. We are all much too apt to look at that evil in other individuals and countries rather than the good. हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, टू एप्ट से मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस हमने खुद को दे दी है इस चीज के लिए कि हम दूसरी कंट्रीज में, दूसरी लोगों में जो है बुराइयां ढूंढे, rather than seeing a good, अच्छाई देखने के बजाय। क्योंकि देखो ये वहां पे सोचने वाली बात है कि ये इस चीज पे बार बार एम्फेसिस क्यों डाल रहे हैं वहां पे? इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उस टाइम जो माहौल था वो बहुत ज्यादा गर्म था। हमें अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी, तो हर इंसान इंडिविजुअल बेसिस पे खुल के जीना चाह रहा था, ठीक है। हर इंसान ये चाह रहा था कि उसके जो दिमाग में चल रहा है वो हो, राइट। सबके अलग अलग थॉट प्रोसेस बन रहे थे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, तो वो एक सीक्वेंस में रहे, वो एक प्रॉपर तरीके से जो एक्चुअल होने चाहिए वही हो, इसलिए वो बार बार इस चीज को एम्फेसिस कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि आपको अगर 6 महीने के लिए भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आप जब बाहर निकलोगे तो आपके अंदर एक अलग से अर्ज होगी, ठीक है। और वो जो अर्ज होगी अगर उसको आपने सही रास्ते पे नहीं रखा तो वो दैट विल बी डिस्ट्रॉयर फॉर यू एज वेल एज फॉर योर फैमिली एंड नेशन। सो यहाँ पे यही चीज वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, इसीलिए बार बार वो इस पॉइंट पे जोर डाल रहे हैं। Perhaps some of you know the saying in the Bible, अब वो बाइबल का भी एग्जाम्पल लेते हैं और वो कहते हैं कि आप लोगों को पता होगा कि बाइबल में एक सेइंग है अबाउट द पर्सन हु कुड नॉट सी द बीम इन हिज ओन आई एंड सॉ द मोट इन द अदर्स आई। ओके, सो बेसिकली ये इन्होंने अपने वर्ड्स में बोला है, बट ये मैथ्यू के चैप्टर 7 वर्स 5 में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये है, ठीक है। ये दिस इज द होल सेइंग which is mentioned in the Bible, जिसकी बात इन्होंने यहाँ पे करी है। I am sorry if you think I am rambling, मैं सॉरी बोलता हूँ इस चीज अगर आपको लग रहा हो कि मैं रैम्बलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। But this is, I might inform you in secret, a very clever attempt to get behind your mind। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ सीक्रेटली आपको कि ये बहुत अच्छा तरीका है अपने माइंड पे कंट्रोल रखने का, अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखने का। आई एम एट लीस्ट बीइंग फ्रैंक विथ यू, मैं आप लोगों से एटलीस्ट फॉर्मल होके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से फ्रैंक होके बात कर रहा हूँ। मैं तभी आप लोगों को इतनी सारी चीजें क्लियरली बोल के अपनी स्पीच में समझा रहा हूँ। नेहरू जी ये कहते हैं, दैट इज हाउ आई केम टू राइट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और यही वो रीजन है, यही वो थॉट प्रोसेस है जो मेरे दिमाग में चल रहा था, चलता रहता है और इतने टाइम से चल रहा था, जिसकी वजह से मैंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, ये बुक लिखा, जिसमें सारे कल्चर सब कुछ है इंडिया के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया अच्छे से। एंड बिफोर दैट, और उसके पहले आई रोट माई ऑटोबायोग्राफी, और उसके पहले मैंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी, विच अगेन वॉज एन अटेम्प्ट to fix myself in the context of the Indian struggle। जो कि वापस से मैंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी अपने आप को, अपने मतलब खुद की, वो इसीलिए लिखी ताकि जो स्ट्रगल का मेरे दिमाग में चल रहा था, जो इंडिया के लिए हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका जो पूरा थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था वो शांत हो सके थोड़ा सा, ताकि मैं और आगे सोच सकूं और आगे सही एक्शन ले सकूं। क्लियर? ओके, सो दिस वाज द पार्ट 1। आगे का अभी हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, आगे का हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। क्लियर? टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।